हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल PVVR एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वह है केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली में दाखिले के रूप में। आज हमारी पूरी की पूरी चर्चा इसी बात पर रहेगी कि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली में बच्चे का दाखिला कैसे करवाया जाता है, कब शुरू होता है, या क्या क्या स्टेप हैं जिनसे जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं जब एडमिशन प्रक्रिया चल रही होती है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि समय समय पर जो भी हम एजुकेशन से जुड़े हुए वीडियो इस ग्रुप में, इस चैनल में डालते रहेंगे, वो आपको सबसे पहले मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आते हैं, 3 प्रश्न: क्यों, कब और कैसे। क्यों करवाया जाता है, लोग क्यों चाहते हैं कि उनके बच्चे का एडमिशन कक्षा पहली में केंद्रीय विद्यालय में हो, कब शुरू होता है, फिर दिमाग में आता है कि कैसे होगा। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले सभी के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि क्या मेरे बच्चे का दाखिला कक्षा पहली में केंद्रीय विद्यालय में करवाना एक गुड डिसीजन है या अच्छा निर्णय है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो प्रश्न है वो ही गलत है। कैसे? आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि क्या मेरे बच्चे का दाखिला कक्षा पहली में केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है या नहीं। ठीक, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, केंद्रीय विद्यालय में दाखिला करवाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। मुश्किल कार्य कैसे? क्योंकि इस एडमिशन प्रोसेस में, दाखिले की प्रक्रिया में बहुत से रिजर्वेशन और बहुत से कैटेगरी को मेंशन किया गया है। आइए आगे उस पर चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। रीज़न क्या है केंद्रीय विद्यालय को खोलने का, थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। बस ये उन कर्मचारियों या उन एम्प्लॉयज़ के लिए इसकी शुरुआत की गई थी जिनका ट्रांसफ़र साल के किसी भी महीने में किसी भी समय पर एक जगह से दूसरी जगह हो जाया करता था। ठीक, उनके बच्चों का नुकसान ना हो। जिसमें कौन से कर्मचारी प्रमुख हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसमें डिफेंस, आर्मी, पैरामिलिट्री, रेलवे आदि कर्मचारी प्रमुख हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हैं। ठीक है, बाकी इसकी जो सुविधा को आगे भी सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़ाया गया है, वो आगे चर्चा करते हैं। आगे बात करते हैं हम इसके साइलेंट फीचर्स पर। इसके फीचर्स या इसकी विशेषताएं क्या हैं? सबसे बड़ी बात है कि कॉमन टेक्स्ट बुक्स हैं, NCERT की बुक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सारे के सारे केंद्रीय विद्यालय CBSE से एफिलिएटेड हैं। सारे के सभी के सभी केंद्रीय विद्यालय को एजुकेशनल हैं और संस्कृत की जो शिक्षा है वो 6वीं से 8वीं तक दी जाती है। और जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है इसको विद्यालय की, केंद्रीय विद्यालय संगठन में सभी विद्यालयों की बहुत उच्चतम क्वालिटी की है। ठीक, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि SC ST के जो बच्चे RT कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट होते हैं उनकी फ़ीस नहीं लगती है। RT 2009 एक्ट के अनुसार, जैसा कि आपको पता होगा, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। उसी के हिसाब से यहाँ पर भी कुछ सीटें निर्धारित की गई हैं। उन सीटों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। पहली चीज़, वैन, कब शुरू होता है, इसका जो दाखिले का समय क्या है और एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन कब आता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, हर साल फरवरी महीने के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में, ज़्यादातर है फरवरी के लास्ट वीक में ही इसका नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट आता है। ठीक, फिर ऑनलाइन प्रोसेस कब शुरू होता है? प्यारे दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने बताया कि फरवरी में आखिरी वीक में इसका नोटिफिकेशन आता है। तो ठीक एक हफ्ते के बाद या जो भी समय KVS संगठन ने दिया है उसके हिसाब से ज़्यादातर जो दाखिले की प्रक्रिया शुरू होती है वह होती है 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। पिछले 1 साल से यह इसमें विलम्ब हुआ है, देरी हुई है। आप सभी को पता है इसका मुख्य कारण क्या है? कोरोना, द पेंडेमिक। क्लियर? तो इसलिए पिछले 1 साल से यह प्रोसेस या प्रक्रिया थोड़ी सी देरी से शुरू हो रही है।
तो इस बार इसके जल्दी शुरू होने के चांसेस हैं। तो कब शुरू होंगे इसके लिए आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट को लगातार चेक करना पड़ेगा। उसमें ही आप आई हुई जो जानकारी है उसी को हम प्रेफरेंस देंगे या प्रमुखता देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एज, अब हमारे दिमाग में ख्याल आता है, सभी के ख्याल में, कि क्या एज होनी चाहिए। ऐसी कौन सी एज केवीएस ने या केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रखी है कि जिसमें जो बच्चा है जो पहली कक्षा में दाखिला लेना चाहता है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि उस बच्चे की जो उम्र है वो कम से कम 5 साल किस समय होनी चाहिए। 31 मार्च तक जो बच्चे की उम्र है वह 5 साल तक होनी चाहिए। अगर वह 5 साल का नहीं है तो उसका दाखिला केंद्रीय विद्यालय संगठन में कक्षा पहली में नहीं हो सकता। और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो 7 साल। मतलब जो बच्चा है 31 मार्च तक ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन पिछली बार एक चीज़ और आई थी जो 2020 की किसकी जो गाइडलाइंस थी उसमें केवीएस ने 1 अप्रैल को जो बच्चा 5 साल का हो रहा है उसको भी कंसीडर करने की बात कही थी। लेकिन इस बार ऐसा हो या ना हो, गाइडलाइंस के आने तक हम कुछ नहीं कह सकते। एक चीज़ और है, द मैक्सिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्स्ड बाय 2 years इन केस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन बाय द प्रिंसिपल। ठीक, तो ऐसा का ये जो बात है वो गाइडलाइंस के हिसाब से कही जा रही है, ये 2020-21 के गाइडलाइंस के हिसाब से। आइए आगे चलते हैं। चाइल्ड बॉर्न ऑन 1 अप्रैल शुड बी ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज पर गाइडलाइंस 2021। जैसा मैंने आपको बताया कि जो लास्ट टाइम की जो गाइडलाइंस थी उसके अनुसार जो बच्चा 1 अप्रैल को भी पैदा हुआ है अगर वो उस दिन भी 5 साल का हो रहा है तो उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। किया जाना चाहिए, यह ज़रूरी नहीं, किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हाउ टू अप्लाई। अब बात आती है कि कैसे अप्लाई करना है। प्री स्टेज, किसी भी प्रक्रिया को शुरू करने से पहले एक पहली स्टेज होती है जिसमें हमें अपनी कुछ तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, हमें क्या चाहिए ताकि ऑनलाइन जब प्रोसीजर शुरू होगा तो हमें समय हमारा बर्बाद ना हो और कोई गलती ना हो। तो इसीलिए एक पहले से ही चेकलिस्ट बना लीजिए कि हमें शुरू होने से पहले क्या क्या चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। आइए कुछ डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, इसको हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए आपके पास और इसको स्कैन कर भी आपको रखना है, क्योंकि जब ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होगा तो बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट की जो स्कैन कॉपी है वह ऑनलाइन प्रोसेस में मांगी जाती है। तो उसको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में दोनों में रखना आपके लिए ज़रूरी है, जो कि आपको ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होने से पहले रखना है। दूसरा, अगर कोई बच्चा केवीएस के उसके ग्रैंडफादर हैं या उसके पिताजी हैं, कोई भी जो बच्चा जिससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, अगर वो केवीएस में वर्किंग है या रिटायर है तो उसको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। बस शर्त क्या है कि उस बच्चे के पास कोई ना कोई रिलेशन का प्रूफ होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, आपको जैसा पता है कि कैटेगरीज होती हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, फिर उसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस, बीपीएल। तो इन सभी के सर्टिफिकेट आपको पहले से ही तैयार करके रखने होंगे, जिसमें मम्मी, पापा और बच्चे तीनों का सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी में होना अनिवार्य है। सर्विस सर्टिफिकेट, ये सर्विस सर्टिफिकेट उन लोगों को बनवाना है जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क करते हैं। ठीक, जो आदमी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है उसको यह सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्विस सर्टिफिकेट का मतलब ही होता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहा हूँ, यह उस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो लिख कर देंगे। जिसमें एक चीज़ और ख़ास देखी जाती है कि 7 साल में किसी एम्प्लॉय का कितनी बार ट्रांसफ़र हुआ है, उसकी भी महत्वता जो इम्पोर्टेंस है वह है। उसके पीछे क्या कारण है, अगर किसी व्यक्ति के 7 साल में 2 या 3 ट्रांसफ़र हुए हैं तो उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। 5वां, अ सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉयज़। जो डिफेंस के एम्प्लॉयज़ होते हैं, आर्मी के, पैरामिलिट्री के, खासकर आर्मी के ही, पैरामिलिट्री के भी नहीं,
आर्मी के जो या नेवी के या एयरफोर्स, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनको अगर ये रिटायर हो चुके हैं तो इनको रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। अब प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आप सोचेंगे कि आप क्या क्या दे सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आप अपना आधार कार्ड, बिजली का बिल जिसमें आपका नाम है, अगर आपके पिताजी का नाम है तो ऐसा उस बिजली के बिल के साथ आपका कोई ऐसा आई कार्ड जिसमें आपके पिता का नाम आपके नाम के साथ हो और वो यह शो कर रहा है कि वो आपके पिताजी हैं। ठीक, या अगर कोई किराए पर रह रहा है तो वो क्या दे सकता है, रेंट एग्रीमेंट बनवा कर दे सकता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको क्या करना है, वैलिड मोबाइल नंबर विद इंडियन सिम कार्ड, ताकि एक मोबाइल नंबर उसमें मांगा जाता है जिसकी OTP आती है। तो आपको पहले से ही, जो कि आजकल सभी के पास अवेलेबल है, इसलिए इसको इतना ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ है वैलिड ईमेल एड्रेस। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो प्लीज़ बना लीजिए, बिना ईमेल एड्रेस के आपका फॉर्म भरा नहीं जाएगा। तीसरा, अ डिजिटल फोटोग्राफ और स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड। जिस बच्चे का एडमिशन करवाना है उस बच्चे का एक फ़ोटो जिसको आपको स्कैन करके पहले से रखना है, जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान जिसकी आपकी ज़रूरत होगी। उस फ़ोटो का साइज़ भी और फॉर्मेट भी यहाँ दिया गया है, जैसा आप देख सकते हैं। JPEG फॉर्मेट होना चाहिए और उसका साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा 256 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ चाइल्ड्स बर्थ सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी हार्ड कॉपी में भी और स्कैन कॉपी सॉफ्ट कॉपी में भी होनी चाहिए, जिसका साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा 256 KB हो सकता है और उसका फॉर्मेट या तो JPEG होगा या PDF होगा। ठीक है। डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब ये EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का क्या बेनिफिट है, क्योंकि अगर इसमें सिलेक्शन होता है आपका तो आपको इससे जुड़े हुए दस्तावेजों को, सर्टिफिकेट को सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। कब? जब दाखिला होगा। और यह जो सर्टिफिकेट हैं, प्रमाण पत्र हैं, किसके नाम पर होने चाहिए? बच्चे के पिताजी के नाम पर। ठीक। ट्रांसफ़र डिटेल्स मैंने बता दिया है कि जब आपका एडमिशन, अगर ट्रांसफ़र डिटेल्स अगर आप, क्योंकि मांगा जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें यह डिटेल भी मांगी जाती है कि कितने ट्रांसफ़र हुए हैं। जब आप उस ट्रांसफ़र की डिटेल्स को भरेंगे तो आप पहले से ही ट्रांसफ़र के फॉर्मेट को अपने पास, जितने ट्रांसफ़र आपको हुए हैं उनको लेकर बैठिए, ताकि आपको मोमेंट ऑर्डर, डेट, कब से कब हुआ, किस जगह से कहाँ हुआ, आपको लिखने में किसी चीज़ का, किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। लिंक और एप्लीकेशन। लिंक है kvsonlineadmission.kvs.government.in। इस लिंक से जाकर, इस वेबसाइट से जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या आप गूगल प्ले स्टोर से KVS एडमिशन की एक एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप क्लास 1 के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। नोट: Parents are strongly advised not to submit multiple applications to the same Vidyalayas for the same child. If any Vidyalaya detects multiple applications for the same child, all application of child to that Vidyalaya will be considered null and void. अगर किसी बच्चे का एक ही विद्यालय में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन पाया जाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो प्लीज़ बच्चे का एक विद्यालय के लिए एक ही एप्लीकेशन भरिए, दो नहीं, या दो से ज़्यादा नहीं, या एक से ज़्यादा नहीं। ठीक है। स्टेप्स, क्या स्टेप हैं, क्या करना है? पहले, सबसे पहले आपको kvsonlineadmission.kvs.government.in पर जाना है। क्लिक करना है रजिस्टर लिंक, वहाँ पर एक रजिस्टर लिंक लिखा होगा, रजिस्टर वर्ड पर क्लिक करिए। जो होम पेज है उस पर ये वर्ड आपको मिलेगा। सारी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए। KV ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म विल ओपन ऑन योर स्क्रीन, फिल ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। नाउ सबमिट KVS एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक आउट द प्रिंट. Print is very, very important. It will be asked by you, by the Vidyalaya during the admission of your child. So keep it safe and have it before the admission. Clear? Keep this
प्रिंट आउट सेव, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इस प्रिंट आउट की ज़रूरत आपको कब पड़ेगी? जब आपके बच्चे का एडमिशन विद्यालय में होगा। प्रायोरिटी, अब दिमाग में सवाल आता है कि किसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, किसके बच्चों का एडमिशन पहले होगा, किस कैटेगरी का बाद में होगा। तो इस प्रायोरिटी को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है, हम उस कैटेगरीज के बारे में ज़रूर जानते हैं। आइए जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास केंद्रीय विद्यालय की दो रूप में बांटा गया है। पहला केंद्रीय विद्यालय जो सिविल या डिफेंस सेक्टर में आते हैं, जो नॉर्मल केवी हर जगह अवेलेबल हैं उन्हें सिविल, या जो डिफेंस एरिया में उनको डिफेंस केवी बोला जाता है, या कुछ केवी ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट सेक्टर में होते हैं तो उनको प्रोजेक्ट। जो नॉर्मल सिविल एरिया के जो नॉर्मल हर जगह केवी पाए जाते हैं उसमें हमें 5 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेकिन जो केंद्रीय विद्यालय किसी प्रोजेक्ट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर होते हैं उनके अंदर जो कैटेगरीज 6 मिलती हैं। कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 और वहाँ पर 6, क्या फ़र्क है? ठीक है, आइए जानते हैं। कैटेगरी 1 फॉर सिविल एंड डिफेंस सेक्टर। कैटेगरी 1 यहाँ पर जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे रेलवेज, आर्मी, पैरामिलिट्री, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर कैटेगरी 1 में रखा गया है। जिनका ट्रांसफ़र हो या ना हो, कहने का मतलब है ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विल कम अंडर दिस कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2, all the employees of the autonomous bodies of the central government will come under this category, like AIMS, LIC, but the permanent employee of the LIC will be considered as the category 2. If they are agents, they will be considered at category number 5. Category number 3, the state government where the KV is located will be considered as the category number 3. Clear? Suppose the KV is located in Odisha government state, so the employees of the Odisha state will be considered as the category number 3. Now coming to the category 4, same, the autonomous bodies of the state government of the Odisha or another states will be considered as the category number 4. Category 5, in this category all the other persons who do not fall under the category 1 to 4 will come under this category. इन सिंपल लैंग्वेज में ऐसा कहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, वो सभी व्यक्ति वो इस कैटेगरी नंबर 5 में आते हैं। अब चलते हैं वो के भी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हैं या जो किसी प्रोजेक्टेड स्कूल के अंदर आते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, उसमें कैटेगरी 6 कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों, जो सिविल सेक्टर की कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 थी उसी को 2, 3, 4, 5, 6 करके इसमें कर दिया गया है। बस जो कैटेगरी 1 है वो थोड़ी सी अलग है। कैटेगरी 1, यहाँ पर कैटेगरी 1 किसे कहा गया है? जो मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट है या कोई भी जगह है, तो पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट का अंडर में जो केवी है उसे हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और जो यहाँ पर कैटेगरी 1 है वो जो पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको कैटेगरी 1 दिया गया है। बाकी कैटेगरी 2 वही कैटेगरी 1 वाली कैटेगरी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, कैटेगरी 3 ऑटोनमस बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कैटेगरी 4 स्टेट गवर्नमेंट, कैटेगरी 5 ऑटोनमस बॉडीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कैटेगरी 6 प्राइवेट पीपल और दोज हू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब। क्लियर? आगे चलते हैं। रिजर्वेशन इन एडमिशन कि किस किस को रिजर्वेशन दी गई है। यहाँ पर मैंने कुछ परसेंटेज के साथ बताई है ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। RT 25%, मतलब एक सेक्शन में 40 बच्चों की जो सीट है, 40 सीट निर्धारित की जाती है। 40 में से 25% सीट किसके लिए रखी गई है? RT में, RT के लिए। यानी कि ये जो 10 बच्चे हैं एक सेक्शन में, इनकी कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक, इसमें किनका सिलेक्शन होता है? SC, ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर का। ठीक है,
या अगली जो कैटेगरी है SC, जिसको कितना प्रतिशत रखा गया है, कोटा दिया गया है 15%, जो कि 40 बच्चों के हिसाब से 6 बच्चे होते हैं, तो 40 में से 6 बच्चों का जो सिलेक्शन होगा वो किस कैटेगरी पर होगा, SC। उसके बाद चलते हैं ST, 7.5% यानी कि 3 सीट्स। फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर, ध्यान रखिए नॉन क्रीमी लेयर को 27% कोटा दिया गया है, यानी कि जो कि लगभग 11 सीट के बराबर है। 3% सीट किसके लिए छोड़ी गई है, जो डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड होते हैं उनके लिए 3% सीट छोड़ी गई है, ठीक है। फिर आती है बात कि क्या कोई टेस्ट होता है एडमिशन के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि एडमिशन के लिए कोई टेस्ट नहीं होता। एडमिशन में सिलेक्शन किस बेस पे होता है, कैटेगरी के बेस पर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एज वेल। तो उन्हीं कैटेगरी को प्रेफरेंस दी जाती है, सबसे पहले कैटेगरी 1 को, फिर कैटेगरी 2 को, फिर कैटेगरी 3 को, फिर कैटेगरी 4। इफ़ द सीट्स रिमेन वैकेंट्स देन द कैटेगरी 5 पीपल विल गेट द चांस टू गेट देयर चाइल्ड एडमिट इन द KVS। क्लियर। नेक्स्ट, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक कोटा और है, किसके लिए, जो लड़कियां अपने घर में अकेली होती हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड, जिनका कोई भाई नहीं है या बहन नहीं है। लेकिन एक केस कैसा आता है, अगर वो लड़कियां ट्विंस हैं तब भी उनको सिंगल गर्ल चाइल्ड ही कंसीडर किया जाएगा, और एक सेक्शन में 2 सिंगल गर्ल चाइल्ड का एडमिशन हो सकता है। किस क्लास तक, 5वीं क्लास तक, ठीक है। किस क्लास तक, 5वीं क्लास तक। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, फीस पर चर्चा करते हैं। फीस की कितनी फ़ीस है क्लास 1 में एडमिशन होने के बाद बच्चे की। पहली चीज़ कि RTE के स्टूडेंट की कोई फ़ीस नहीं होगी, ठीक। जो 10 बच्चे हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। बाकी बच्चे, उनकी फ़ीस 1500 रुपये क्वार्टरली, मतलब 3 महीनों के लिए 1500 रुपये के हिसाब से उनकी फ़ीस लगती है। आगे, अब मैंने कहा था कि जो कैटेगरी 5 है उनको सबसे लास्ट में चांस दिया जाता है सिलेक्शन में। क्या फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं तो कैटेगरी 5 का हूँ, मेरा तो एडमिशन, मेरे बच्चे का एडमिशन मुश्किल है। नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपका एडमिशन, आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। कब, अगर आप SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के हैं, या BPL कैटेगरी से या EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपका बच्चे का एडमिशन कैटेगरी 5 का होने के बावजूद भी हो सकता है। क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है, आप इसमें भी अगर आपका नहीं आता तो आप कैसे कर सकते हैं, तो हाँ, यहाँ पर एक MP कोटा रखा गया है। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उस जगह के जहाँ पर विद्यालय लोकेटेड है, वो एक बार में 10 सीट दे सकते हैं, ठीक। 10 सीट उनके हाथ में रहती है, तो वो भी 10 सीट दे सकते हैं। तो अगर आपकी पहुंच इतनी है कि आप MP श्रीमान से, MP सर से अगर आप अपने बच्चे के लिए सीट ले सकते हैं, तो आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। आगे एक कोटा और आता है, चेयरमैन कोटा। अब चेयरमैन कौन होता है, मान लीजिए हमारा एक विद्यालय है, जिस जगह में विद्यालय है उस विद्यालय के जो मान लीजिए कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो उनको रन करते हैं, उनको हम चेयरमैन कहते हैं। जनरली उन्हीं को चेयरमैन कहा जाता है। या अगर कोई डिफेंस सेक्टर में है तो उस डिफेंस यूनिट के जो यूनिट लीडर हैं उनको चेयरमैन कहा जाता है। तो उनके पास भी 2 सीटें रहती हैं, ठीक। तो अगर आप इन 2 सीट्स को भी अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास है कोई रास्ता कि आप इनको ले सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी उनका, अपने बच्चों का एडमिशन KVS में करवा सकते हैं। स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा, अब ये क्या होता है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा ज़्यादातर उस स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, ठीक। कैटेगरी 3 भी है, लेकिन ये कोटा कहाँ से दिया जाता है, चेयरमैन की तरफ से, जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी है उनके कुछ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रेफरेंस के हिसाब से ये कोटा दिया जाता है। इसमें A सेक्शन में 5 सीट तक आ सकती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
आफ्टर क्लोजिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको क्या करना है, ठीक है। और क्या होगा आपको मैंने बता दिया था कि प्रिंट आउट लेना है और वेट करना है। कब तक का वेट करना है? जब एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा तो उसमें एक डेट मेंशन रहती है। कौन सी डेट? कि इसका जो रिज़ल्ट है, जो आपने अप्लाई किया है, आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, एक पहले से डेट आ जाती है। उस डेट को किस सीक्वेंस में लॉटरी निकलती है। लॉटरी मतलब कि अगर 500 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है क्लास 1 में, तो वो कौन से 40 बच्चे हैं जिनके नाम का सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले RTE की लॉटरी निकलती है कि कितने बच्चों का RTE में सिलेक्शन हुआ है। मान लीजिए 20 सीट है, अगर 2 सेक्शन है, 80 बच्चे हैं। 20 सीट के बाद जो 21, 22, 23, 24, 25 है, उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। क्यों वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है? कि अगर किसी बच्चे का फॉर्म गलत भरा गया है, गलती से उसने RTE में डाल दिया है, या वो RTE कैटेगरी में नहीं डिज़र्व करता है, तो उसका कैंसिल करके 21 नंबर 22 नंबर को दिया जाए। या दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर वो बच्चा उस विद्यालय में एडमिशन नहीं लेता है तो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट को मौका दिया जाता है। सिमिलरली ऑल DA लॉटरीज मतलब डिफरेंटली एबल्ड डिसेबल्ड चाइल्ड्स। तीसरा कैटेगरी 1 यानी कि जो मैंने बताया था कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उसके बाद मौका दिया जाता है। फिर कैटेगरी 2 यानी कि ऑटोनमस बॉडीज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आती है SC कास्ट के जो उम्मीदवार होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, उनको मौका मिलेगा। उसके बाद मौका मिलेगा ST OBC की लॉटरी निकाली जाएगी। उसके बाद कैटेगरी 3 की लॉटरी निकाली जाती है। फिर कैटेगरी 4, फाइनली किसकी लॉटरी निकलेगी? कैटेगरी 5 की। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आगे चलते हैं कि एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन करवाने से ही आपका जो सिलेक्शन है वो कंफर्म नहीं माना जाता है, ऐसा गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को क्या किया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर वैकेंसीज हैं तो प्रिंसिपल सर की ऑर्डर से या जो डिप्टी कमिश्नर या जो भी रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है उस स्टेट में, उनके हाथ में रहता है कि वो आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें या ना करें। एडमिशन सिक्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग सर्टिफिकेट, मैंने जैसा पहले बताया कि वेटिंग लिस्ट वाले को कैसे मौका दिया जाता है। सपोज़ करिए आपने फॉर्म फिल करते समय कैटेगरी 5 भरना था, लेकिन आपने गलती से कैटेगरी 1 भर दिया है, तो वो फॉर्म आपका ऑटोमेटिक एडमिशन के समय कैंसिल कर दिया जाएगा। तो रॉन्ग सर्टिफिकेट्स या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो उसको बाद में कैंसिल करके वेटिंग लिस्ट वाले को मौका दिया जाएगा। अपडेट, आपको अपडेट कहाँ से मिलेगी? वही आपको KVS की जो एडमिशन की जो वेबसाइट का लिंक मैंने शुरू में बताया था, आप उसको बार बार चेक करते रहिए। उस पर जैसे ही लिंक अपडेट होगा और अगर जो भी नई गाइडलाइंस आती हैं आप उसको डाउनलोड करिए, पढ़िए। ये जो मैंने अभी तक जितनी भी बातें बताई हैं ये पुरानी गाइडलाइंस के हिसाब से थी, और कुछ चीज़ें अपडेट होंगी, इस बार भी अपडेट होने के चांस हैं, आप उन पे ध्यान रखिए। ठीक है, जो भी है आपको न्यू गाइडलाइंस का वो फॉलो करना है। जो न्यू गाइडलाइंस रहेगी उसी को फॉलो करना है, आपको पढ़ना है, उसी को फॉलो करके ही आप फॉर्म भरिए। थैंक यू। और फिर से अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपके दिमाग में अभी भी कुछ प्रश्न या क्वेश्चन आते हैं आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उनको पढ़ूंगा और उनका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ एडमिशन प्रोसीजर शुरू होने के बाद कि आपको कैसे अप्लाई करना है, उसका वीडियो भी मैं अपलोड ज़रूर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।